हेलो एवरीवन। तो हमने जो है जूलॉजी स्टार्ट की है, बॉटनी भी चल रही है, केमिस्ट्री भी चल रही है। तो जूलॉजी में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हम कल क्या बात कर रहे थे, हमने कल इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि टिश्यू के बारे में पढ़ा था कि टिश्यू क्या होता है, और टिश्यू के अलावा एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इनके बारे में भी हमें जानना था। ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है, जब दो या दो से अधिक ऑर्गन जो है कंप्राइज होके क्या करते हैं, फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन से जो है ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एपिथेलियल टिश्यू कह रहा है सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस एंड मैट्रिक्स। मतलब जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। जैसे कि ये मान लो एपिथेलियल टिश्यू एक है, ये दूसरा है, तो ये इतने पास होंगे कि इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस ना के बराबर होगा। अब इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होता है कि स्पेस बिटवीन टू सेल्स। मान लो एक सेल्स ये है, दूसरी सेल्स ये है, ये इतने पास है, तो देखो इनके बीच में आपको लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस दिख रहा है या स्पेस ना के बराबर दिख रहा हो। तो ये क्या कह रहा है कि सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस और एंड मैट्रिक्स। ठीक है, जो मैट्रिक्स बताया था कि इंटरसेल्युलर स्पेस का दूसरा नाम नहीं, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। उसके बाद कह रहा है कि एपिथेलियल सेल्स सिट और रेस्ट ऑन मेम्ब्रेन कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेस क्या होता है, बेस होता है आधार, और मेंट मेम्ब्रेन बोल रहा है तो एक आधार वाली मेम्ब्रेन के ऊपर ये टिके होते हैं। जैसे ये एक एपिथेलियल टिश्यू है तो इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, मतलब एक मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कर रहा है जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा एपिथेलियल टिश्यू भी इसी मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कर रहा है और इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस ना के बराबर है, तो मैट्रिक्स भी बहुत कम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि एपिथेलियल सेल्स जो है रेस्ट करते हैं मेम्ब्रेन पे, जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन की अगर आपसे क्वालिटी पूछी जाए कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होती कैसी है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर होती है। नॉन सेलुलर मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन सेल से मिलकर नहीं बनी होती है, नॉन सेलुलर होती है और मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड, जो कि स्पेशल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, और कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं इसमें, और क्या होते हैं साथ में ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ड्यू टू वेरी लेस इंटरसेल्युलर स्पेस द ब्लड वेसल्स कैन नॉट पेनिट्रेट बिटवीन देम, सो द एपिथेलियल टिश्यू हेंस एपिथेलियल टिश्यू नो ब्लड सप्लाई एंड इट इज एवेस्कुलर। अब एवेस्कुलर क्या होता है, जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। देखो वेस्कुलर होगा तो ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी, अगर हम हाईली वेस्कुलर कहेंगे तो बहुत ब्लड सप्लाई है। पर अगर हम ए वेस्कुलर कह रहे हैं, ए मतलब नहीं, यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होती है वो ना के बराबर होती है। देख सकते हैं आप, एक एपिथेलियल टिश्यू है, दूसरा एपिथेलियल टिश्यू है, तीसरा एपिथेलियल टिश्यू है, इनके बीच में गैप इतना कम है, जो कि इंटरसेल्युलर स्पेस होता है बहुत ही कम होता है, और इसके बीच में स्पेस कम होने के कारण ब्लड वेसल्स जो है इसके बीच में पेनिट्रेट नहीं कर पाती। सो ड्यू टू वेरी लेस इंटरसेल्युलर स्पेस द ब्लड वेसल्स कैन नॉट पेनिट्रेट बिटवीन देम द एपिथेलियल सेल्स हेंस एपिथेलियल सेल इज नो ब्लड सप्लाई। इनके बीच में अगर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, यानी ब्लड वेसल्स ही नहीं जाएगी, तो ब्लड का सप्लाई कैसे होगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड की सप्लाई होती है। जब उसमें ब्लड वेसल्स ही नहीं है तो ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, सो हेंस इट इज एवेस्कुलर। उसके बाद कह रहा है एज कनेक्टिव टिश्यू हैज अ वेरी गुड ब्लड सप्लाई। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है कि अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कार्टिलेज बोन के स्ट्रक्चर भी आएंगे। तो ये बोल रहा है एज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है। इसमें जो क्या कहते हैं प्रोटीन्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं, और सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जब इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होगा तो ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी। अगर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो क्या कहते हैं मतलब वो वेस्कुलर होगी, हाईली वेस्कुलर होगी। तो कह रहा है एज कनेक्टिव टिश्यू हैज़ अ वेरी गुड ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट डिफ्यूज। अब डिफ्यूज क्या होता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस आपने पढ़ी होगी कि लो ना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ये डिफ्यूजन कहलाता है। तो एज कनेक्टिव टिश्यू हैज अ वेरी गुड ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज। ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट डिफ्यूज करते हैं कहाँ पे, फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से, किसमें, ओवरलाइंग एपिथेलियल टिश्यू। मतलब कनेक्टिव टिश्यू के पास बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है,
तो इसीलिए जो है इसमें ब्लड सप्लाई से ऑक्सीजन, अब देखो ब्लड में ऑक्सीजन होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ब्लड का काम ही यही होता है कि ऑक्सीजन को फ्लो कराना, तो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट इसमें बहुत ज़्यादा होंगे और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो है डिफ्यूज कर जाएंगे। डिफ्यूज कैसे करेंगे? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो इसको बोलेंगे डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन कहाँ से होगा? कनेक्टिव टिश्यू से ओवरलाइंग एपिथेलियल टिश्यू, जो कि कनेक्टिव टिश्यू के पास जो एपिथेलियल टिश्यू होगा उसमें। तो उसके बाद कह रहा है कि ये डायग्राम दिखाया है कि एपिथेलियल टिश्यू के बीच में आपको देखा है कि लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस मिल रहा है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो ये वेस्कुलर हो गया। ये एक मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करती है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है, तो इसमें से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट डिफ्यूज करते हैं ओवरलाइंग एपिथेलियल टिश्यू में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब जो ये एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, ये तीनों प्रकार की जर्म लेयर से मिलकर बनता है, चाहे वो एक्टोडर्म हो, मेसोडर्म हो, एंडोडर्म हो। तो आपको याद रखना है कि एपिथेलियल टिश्यू किससे बनता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। उसके बाद कह रहा है कि टाइप्स ऑफ एपिथेलियम देख लेते हैं कि एपिथेलियम टिश्यू का क्लासिफिकेशन किसके बेस पे है। तो टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू में एक होती है सिंगल एपिथेलियम टिश्यू और क्या होती है? कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। जो ये सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होती है ना, ये कंटेन करती है सिंगल लेयर ऑफ सेल। मतलब जो ये एपिथेलियम सिंपल वाली है इसमें एक ही प्रकार की क्या होगी? सिंगल लेयर होगी। मतलब जो सेल्स बनी होंगी उसका अरेंजमेंट सिंगल लेयर्स की फॉर्म में होगा। बट जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है इसमें कंटेन मल्टीपल लेयर ऑफ सेल, यानी ये बहुत सारी सेल से मिलकर बनती है। मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारी, तो ये बहुत सारी सेल से मिलकर बनेगी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। तो आपको समझ में आया होगा कि एपिथेलियम टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन है वो किसमें बेस्ड है? एक तो सिंपल एपिथेलियम और एक कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम क्या होता है? जिसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है, और कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है? इसमें मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो ये सिंपल एपिथेलियम होते हैं, टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम, ये टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम किसके बेस में होते हैं? ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेल किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसे वेरी कर रहा है उसके बेस पे कि टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम भी होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंपल एपिथेलियम का क्लासिफिकेशन किसके बेस पे है, तो सिंपल एपिथेलियम का जो क्लासिफिकेशन है वो बेस ऑन दी कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि सेल का स्ट्रक्चर किसकी तरह है। अगर उसका स्ट्रक्चर सिंपल स्क्वेमस है तो उसको बोलेंगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अगर वो क्यूबॉइड शेप के दिख रहे हैं यानी क्यूब शेप के दिख रहे हैं तो उसको बोलेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल। अगर वो कह रहा है कि कॉलम शेप में दिख रहे हैं कॉल्यूमनार, तो इसको बोलेंगे सिंपल कॉल्यूमनार सेल। स्क्वेमस सेल होंगे जो कि फ्लैट और इरेगुलर बाउंड्री के संग होंगे, और अगर क्यूबॉइड यानी क्यूब के शेप होंगे तो उसे सिंपल क्यूबॉइडल कहेंगे। सिंगल लेयर होगी, याद रखना आपको, क्योंकि सिंपल एपिथेलियम किसमें होती है? सिंगल लेयर पे होती है। फिर कह रहा है अगर कॉलम की शेप में होंगे यानी खंबे के आकार पे ये कॉलम है, अगर इस कॉलम के शेप में होंगे तो उसको बोलेंगे सिंपल कॉल्यूमनार सेल। तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ एपिथेलियम क्या होते हैं, तो टाइप्स ऑफ एपिथेलियम में सिंपल एपिथेलियम होते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं। सिंपल कंटेन करती है सिंगल लेयर ऑफ सेल और कंपाउंड कंटेन करती है मल्टीपल लेयर ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम बेस्ड होता है किसके बेस पे? ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो अगर स्ट्रक्चर उसका वेरी करेगा तो उसके हिसाब से सिंपल एपिथेलियम होगा। सिंपल एपिथेलियम को जो है क्लासिफाई किया गया है एक तो सिंपल स्क्वेमस में और सिंपल क्यूबॉइडल में, और किसमें करा गया है? सिंपल कॉल्यूमनार में। तो अगर सिंपल स्क्वेमस है यानी क्या कहते हैं? फ्लैटेंड इरेगुलर बाउंड्री होगी, तो क्यूबॉइडल है तो क्यूब शेप होगी, और कॉलम शेप होगी तो सिंपल कॉल्यूमनार कहेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है। तो ये हमने यहाँ पर से एक हेडिंग ले ली है कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम क्या है। तो जब हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम स्टार्ट करते हैं तो ये मेड अप ऑफ सिंगल लेयर होती है जो कि फ्लैटेंड होती है, सेल्स की बनी हुई और इरेगुलर बाउंड्रीज होती है। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम क्या है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम क्या है? मेड अप ऑफ सिंपल सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल। फ्लैट मतलब चपटे सेल होते हैं, इसके जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। और क्या होता है? इरेगुलर बाउंड्री होती है, मतलब जो बाउंड्री होगी ना वो उबड़ खाबड़ टाइप की होगी, ऐसा नहीं कि ये फ्लैट बाउंड्री है। कह रहा है सेल तो चपटे हैं पर इसकी बाउंड्री जो है इरेगुलर है। इरेगुलर होने के संग संग क्या है? देखो न्यूक्लियस इसका सेंटर में प्रेजेंट है, और कह रहा है कि राउंड भी है उसका न्यूक्लियस, और स्लाइटली क्या है? फ्लैट है। मतलब न्यूक्लियस गोल है, और ऐसा अगर ये कोई पूरा पॉइंट है तो इसके सेंटर में है, और सेंटर में होने के संग कैसा है?
फ्लैट है और फ्लैट होने के सन कैसा मतलब राउंड ही है। कह रहा है फ्लैट सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया गया है ये किसका डायग्राम है सर? ये डायग्राम है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का। इसका जो फंक्शन होता है अगर आपसे पूछा जाए सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है, देखो फ्लैट सेल है, इरेगुलर बाउंड्री है, पतली है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होगा, डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन का। अगर जो है सेल्स फ्लैट होंगी और कैसी होगी, इरेगुलर बाउंड्री के संग होगी और सिंगल लेयर की बन रही है, तो उसका फंक्शन होगा डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन। सर डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना किसी भी सब्सटेंस का। जैसे मान लो कि इस तरफ पे मैं यहाँ खड़ा हूँ, हाई कंसंट्रेशन से अगर कोई चीज लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, यानी इस तरफ उसकी संख्या ज्यादा होगी, इस तरफ कम होगी। मान लो हम ऐसा करते हैं कि इधर पर 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है और इधर 4 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, तो डिफ्यूजन किस तरफ को होगा, हाई से लो, ताकि अंतर कम हो सके। तो यहाँ जो 10 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल है, तो 10 मॉलिक्यूल से 4 मॉलिक्यूल की तरफ जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगी। तो जब 10 से 4 जाएगा तो कंसंट्रेशन का जो गैप होगा वो घटता जाएगा। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, हमेशा गैप घटता है और उसकी दिशा होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अब सर फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन मतलब होता है छनना। मान लो आपने चाय पत्ती, जैसे चाय बनाई और चाय के बाद आपने एक पतली छन्नी लगाई, उस छन्नी में क्या करते हैं, आप चाय को डालते हैं तो वो छनने लगती है, मतलब उसका जो वो फिल्ट्रेट है वो तो नीचे की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ जो पत्ती होती है वो इकट्ठी हो जाती है। तो सर फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन भी एक मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो तो ऊपर ही रह जाते हैं, लेकिन जो सॉल्वेंट होता है वो नीचे ले जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की जो लेयर होती है वो सिंगल लेयर होती है और फ्लैटेंड होती है, फ्लैटेंड सेल, और इरेगुलर बाउंड्री होती है, न्यूक्लियस राउंड होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है और कैसा होता है, स्लाइटली फ्लैट होता है। उसके बाद कह रहा है कि इसका जो फंक्शन है वो फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन है। आपको समझ आ गया होगा कि फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन क्यों है, क्योंकि ये कह रहा है बहुत पतली बाउंड्री होती है तो कोई भी चीज आराम से छन सकती है। फिर उसके बाद कह रहा है सेल्स आर अटैच्ड ईच अदर सच अ वे लाइक अ फ्लोर टाइल, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल या पेवमेंट एपिथेलियम। सर अब ये क्या बात हुई, कह रहा है जो इसके सेल्स होते हैं ना वो अटैच होते हैं। अटैच किस तरह से, मतलब जुड़े होते हैं ईच अदर, एक दूसरे से, इस प्रकार कि एक ऐसा लगता है कि फ्लोर टाइल है। मान लो ये वाला मेरा हाथ है, इसमें जो ये सेल्स हैं वो इरेगुलर बाउंड्रीज के बने हुए हैं। सर इरेगुलर बाउंड्री क्या हुआ, मतलब उबड़ खाबड़ बाउंड्री के बने हुए हैं, वो इस तरह से अटैच है लाइक अ वे कि हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फर्श है, फर्श इस पर हमने टाइल बिछा दी हुई है, क्योंकि सिंगल लेयर की बन रही है तो टाइल बिछा दी हुई है ऐसा लग रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का दूसरा नाम क्या होगा सर? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का दूसरा नाम होगा पेवमेंट एपिथेलियम। उसके बाद कह रहा है एग्जाम्पल का क्या मिलते हैं, मतलब कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम आपको देखने कहाँ मिलता है, आप जब ब्लड कैपिलरी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये हमारी ब्लड कैपिलरी होती है और उसके ऊपर हमारा एयर सैक होते हैं जो कि एल्वेलाई होते हैं। उसमें क्या होता है कि एल्वेलाई के लेवल पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, मान लो अभी मैं सराउंडिंग से ऑक्सीजन को इनहेल करूंगा तो मेरे नेजल चैम्बर से जाते हुए एल्वेलाई में पहुंचेगा। एल्वेलाई में क्या होगा, एयर सैक होंगे, एयर सैक में क्या होगा कि ये ऑक्सीजन भरी हुई होगी, तो यहाँ पे हमारे लंग्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई और जो हमारा जो ब्लड कैपिलरी आ रही है वो पूरे मतलब सेल से जो है CO2 कलेक्ट करके ला रही है, तो इसका मतलब ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कैसी होगी, कम होगी। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगी, यानी जो हमारी ब्लड कैपिलरी है उसमें लो कंसंट्रेशन है और एल्वेलाई में हाई कंसंट्रेशन है, तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ आएगी सर, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आएगी। तो एल्वेलाई जो कि एयर सैक है उसमें से जो है ऑक्सीजन निकल के कहाँ पे आ जाएगी सर, हमारी आ जाएगी ब्लड कैपिलरी में। आपको समझ आ गया। अब ब्लड कैपिलरी क्या ला रही है, पूरे बॉडी से CO2 को ला रही है, तो यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होगी सर, ब्लड कैपिलरी में ज़्यादा होगी। और इधर पर हमने एयर को इनहेल करा तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा थी सर, एल्वेलाई में ज़्यादा थी, तो एल्वेलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है, CO2 क्या होगी, कम होगी, और ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन कम है तो CO2 क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब डायरेक्शन देखो, CO2 भी जाएगी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, इसका मतलब
कि जो ब्लड कैपिलरी है वो CO2 का ट्रांसपोर्ट करेगा किसमें, एल्वेओलाई एयर सैक में, और जैसे ही CO2 जो है एल्वेओलाई एयर सैक में पहुंचेगी वहां पे फिर से ऐसे कंसंट्रेशन बिगड़ेगी तो हम गैस को बाहर एक्सहेल कर देंगे। तो आपको सिंपल मैकेनिज्म समझ में आया होगा कि ये जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है ये पाई जाती है एल्वेओलाई एयर सैक का मिलकर बना होता है, और एल्वेओलाई ऑफ लंग्स में पाई जाती है। इसका फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है और डिफ्यूजन होता है। यहाँ मतलब मेनली डिफ्यूजन होता है, फिल्ट्रेशन नहीं होता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो ब्लड कैपिलरी होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें होती है हमारी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। देखो आर्टरीज होती है, ये मिट गया थोड़ा लिख दूं, वेन्स होती है और कैपिलरीज होती है। तो ये हो गई। ये जो होती है ना कैपिलरीज, ये थिनेस्ट होती है, मतलब सबसे पतली जो होती है ना वो हमारी कैपिलरी होती है। थिनेस्ट का मतलब ही समझ में आ रहा होगा, थिन मतलब होता है पतला, तो थिनेस्ट बोल रहा है तो सबसे पतली क्या होगी, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज में सर कैपिलरी सबसे पतली होगी। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखी है कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम और ब्लड कैपिलरी, जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है ब्लड कैपिलरी का, उसको हम कहते हैं एंडोथेलियम। तो अगर आपसे पूछा जाए सर एंडोथेलियम किसको कहते हैं, तो एंडोथेलियम किसको कहते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। तीसरा कहाँ पाया जाता है, बोबन्स कैप्सूल में। अब देखो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का जो फंक्शन होता है वो डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन होता है। सर डिफ्यूजन हमने देख लिया कि एल्वेओलाई एयर लंग्स या फिर ये एयर सैक में हो रहा है, ठीक है, डिफ्यूजन यहाँ भी हो गया। और कहाँ हो रहा है डिफ्यूजन, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हो रहा है। तो फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है सर, जो बोमन कैप्सूल होता है ना, ये बोमन कैप्सूल हमारे जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ोगे चैप्टर नंबर 19 11th क्लास में, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, अब नई एनसीईआरटी में हो सकता है कि चैप्टर का नेम तो वही रहा होगा, पर शायद डाइजेस्टिव सिस्टम हट चुका है जो कि 16 चैप्टर था, तो उसकी जगह पे इसका चैप्टर जो है आगे कूद गया होगा, यानी जो ये रेस्पिरेशन मतलब ये हट गया होगा, 17 से 16 भी आ गया हो सकता है। तो जो रेस्पिरेशन चैप्टर आप पढ़ेंगे उसके बाद जो चैप्टर आएगा कौन सा, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ देयर एलिमिनेशन, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि बोमन कैप्सूल क्या होता है। बोमन कैप्सूल जो होते हैं वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। और सर फिल्टर क्या होता है, जिससे चाय की पत्ती को आपने छान दिया, किससे, जब आपने छन्नी लगाई तो वहां से चाय की पत्ती छनी और क्या हुआ, फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ गया। तो बोमन कैप्सूल का काम क्या होता है सर, फिल्ट्रेशन का होता है। ये कंटेन करता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, तो इसमें भी किस प्रकार के एपिथेलियम पाए जाएंगे, तो इसमें पाए जाएंगे सर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या समझा, आज की वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा। एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, इतने पास होते हैं कि उनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो ना के बराबर होता है। जब इंटरसेलुलर स्पेस उसमें ना के बराबर होगा तो उसमें ब्लड सप्लाई भी नहीं होगी, जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो वो एवेस्कुलर होंगे। ये सिट करते हैं ऑन अ मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है सर, नॉन सेलुलर होती है। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर है तो ये बनी किसकी है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और ग्लाइकोजन प्रोटीन की बनी हुई है, कोलेजन फाइबर की बनी हुई है। फिर इसमें कह रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, बहुत ही अच्छी ब्लड सप्लाई होती है, तो इसीलिए जो है एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई ना होने के कारण वो क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू उसके बीनेथ पे होता है, यानी नीचे की तरफ होता है। कनेक्टिव टिश्यू में कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की, क्योंकि उसके पास ब्लड सप्लाई अच्छी है। जब ब्लड सप्लाई अच्छी है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई करेगा ओवरलाइंग एपिथेलियल टिश्यू। फिर हमने टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पढ़े कि एपिथेलियल टिश्यू किस प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिंपल और एक होता है क्या कहते हैं हमारा कंपाउंड। जो सिंपल होता है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनता है, कंपाउंड कैसे बनता है, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल से। जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सेल के बेस पे है कि सेल किस तरह से वेरी कर रही हैं, अगर वो स्क्वेमस यानी फ्लोर टाइल के समान है, कॉलम के समान है कॉल्यूमिनार, क्यूब के समान है क्यूबॉइडल। फिर हमने सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में पढ़ा कि इसकी जो बाउंड्री होती है वो इरेगुलर होती है, फ्लैट सेल होते हैं, इसका सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस इस प्रकार का होता है, राउंड होता है और हल्का सा जो है फ्लैट होता है। ये इतनी पतली होती है कि अगर इनकी जो अरेंजमेंट है वो इस प्रकार से होती है कि एक सेल दूसरे सेल के पास इस तरह से लगा होता है कि मान लो हमने टाइल बिछा दी हो फर्श में, तो इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। इसका अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए स्क्वेमस एपिथेलियम का, पतली होने के साथ साथ ये डिफ्यूजन करती है। डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना। फिल्ट्रेशन क्या होता है कि छन्नी का काम करती है, कि छानने का काम कर रही है। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो एल्वेओलाई में मिलते हैं, एयर सैक होते हैं वहाँ पे। एल्वेओलाई ऑफ लंग्स में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन।
फिर ब्लड कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स और क्या कहते हैं कैपिलरीज पढ़ी। तो कैपिलरीज क्या होती है, थिनेस्ट होती है। इसकी जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी होती है इसको एंडोथेलियम कहते हैं। और बोमन्स कैप्सूल क्या होता है, छानने का काम करता है। पढ़ेंगे कहाँ, चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड देयर एलिमिनेशन। वहाँ बोमन्स कैप्सूल का जो फंक्शन होता है वो क्या करेगा, फिल्ट्रेशन का काम करेगा। ये किससे, सेल से बने होते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के। तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कंपाउंड कनेक्टिव एपिथेलियम मतलब कंपाउंड एपिथेलियम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। तो लेक्चर जो है धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। आपको जो है इस तरीके से जुड़े रहना है। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि स्पीड को कम किया जाए, पर आपको जो है समझ सब आ रहा होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसीलिए स्पीड को बढ़ाया गया है। आप समझिए और इसको नोट करिए। मैं 5 तक गिनता हूँ, 1 2 3 4 5। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।